हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन। तो इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस जो है अपलोडेड है, किसान आंदोलन के ऊपर वीडियोस अपलोडेड है। और ये है हमारा चैप्टर स्पेक्ट्रम का, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इस पर हम बात करेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ और फिर क्या प्रोसेस चला, ठीक है, और फिर किस तरीके से वो भारत में अपना वजूद को बरकरार रखा। और फिर एक के बाद एक कई सारे विदेशी हमारे देश में आते चले गए और फिर हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों का 200 साल तक जो है ज़बरदस्त तरीके से शासन रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपियों का आगमन कब से शुरू हुआ? तो 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक। देखो, शताब्दी जब बात करते हैं तो आप समझिएगा 15वीं शताब्दी मतलब 1400 से लेकर के 1500 ईस्वी तक, मतलब 1400 से लेकर के 1500 ईस्वी तक की जो काल हुई वो 15वीं शताब्दी हो गई। और 19वीं शताब्दी का मतलब 1800 से लेकर के 19वीं तक, यानी कि 1900 तक जो काल रही वो 19वीं शताब्दी हो जाती है। तो 15वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी कि मध्य तक, इनके बीच तक, यानी कि 1947 तक, 1947 मध्य हो गया मतलब 1950, है कि नहीं। तो मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ, मतलब हमारे देश का बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर पर बहुत बदलाव आया, बहुत चेंजेज आया। और इस कालावधि के दौरान, इस समय के दौरान कृषि एवं निषेध रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजार में विषमकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। तो इस दौर में बात यही रही कि बाजार जो व्यापार था उस वक्त में थोड़ा वृद्धि हुई, चूँकि यूरोपियों का मकसद यहाँ पर था मार्केट ढूंढना और यहाँ पर व्यापार करना। तो उस वक्त में थोड़ी वृद्धि हुई और पूंजीवादी सामंती अर्थव्यवस्था और समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। एक वर्ग बन रहा था हमारे देश के अंदर पूंजीवादी। पूंजीवादी में समझ रहे कि एक व्यक्ति जो किसी चीज़ को प्रोडक्ट करता है और फिर प्रोडक्ट करके उसको पूरे मार्केट में जो है अपनी मोनोपोली बना लेता है। मोनोपोली का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट का उसका वर्चस्व हो जाता है और डिमांड ज़्यादा होता है और उस प्रोडक्ट के साथ जो है फिर जो है उसकी मोनोपोली बन जाती है। तो एक ही व्यक्ति के पास संसाधनें काफ़ी जमा हो जाता है। हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहाँ तक सीमित नहीं थे जो परिवर्तन यूरोप में हुई थी। आप ये भी जानते हो 15वीं शताब्दी में यूरोप में 14वीं शताब्दी में जो है पुनर्जागरण चल रहा था। पुनर्जागरण का मतलब नए विचार का नाम है पुनः से जाग जाना, ठीक है। तो इस तरह का जो है चीज़ें चल रही थी, जबकि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसी कोई चीज़ें नहीं चल रही थी। पुराने ही मता विचार के साथ जो है भारत की संस्कृति पूरी जड़ी जमी हुई थी और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठा लिया। तो 1500 ईस्वी के पश्चात विकास से घनिष्ठ रूप से संबंध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हो गया। यूरोप में जो इतिहास साइंस की तरफ जो है जो क्रांति हुई और लोग जो है अपने आप में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष करना शुरू किया, अपने विचार में जो चेंजेस लाना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें थी जिसके वजह से यूरोप को जो है पूरी दुनिया में 200 साल तक हुकूमत करने का जो है अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित थे। तो अब क्या हुआ, उन लोगों ने एक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जिसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब हो गया कि डिमांड सप्लाई के ऊपर वो काम करता है। एक चीज़ का डिमांड है तो उसका सप्लाई होगा, उसकी निर्माण की जाएगी। अगर उस चीज़ का डिमांड नहीं है तो वो नहीं बनाई जाएगी। अगर चावल का डिमांड नहीं है तो चावल नहीं उपजाया जाएगा। जिस चीज़ की डिमांड है उसको मार्केट में लाया जाएगा। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें कि गरीब बेचारे कुचले और बहुत ही हाशिए पर चले जाते हैं और जो अमीर है वो और अमीर हो जाते हैं। तो इसे कच्चे माल और वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। मतलब जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी होती है, इसको हमेशा मार्केट चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए मार्केट चाहिए और फिनिश प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी मार्केट चाहिए। तो इस प्रकार इसका विस्तार जो है विश्वव्यापी था। मतलब कहाँ भी मार्केट मिल जाए, आबादी मिल जाए तो वहाँ पर इनका विस्तार होना स्वाभाविक था। तो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्था समाजों और संस्कृतियों को निकल रहा था। ये जो अर्थव्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था पहले की थी वो उससे समाज को भला नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो आ गई तो इससे काफ़ी सारे लोगों का भला हो रहा था और काफ़ी सारे लोगों को नुकसान भी था, जो कि बाद में पता चला, ठीक है। तो 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। मतलब यूरोपीय शक्ति पुनर्जागरण हो गई, वहाँ पर वैचारिक तौर पर एक क्रांति आ गई और वो लोग जो है दुनिया भर को दो चीज़ों के खोज में तलाश में निकल गए। पहला एक रॉ मटेरियल और दूसरा मार्केट की खोज में। तो ये मार्केट की खोज में सबसे पहले जो निकला, शक्तियाँ नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकला। और इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य जो है क्या करें,
पुराने मौजूदा संस्कृति से उनका संपर्क नहीं था। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो उस वक्त की जो उनकी जो विचार चेंज हुई, जो सोच चेंज हुआ, तो उनकी सोच चेंज होने के साथ साथ वो ये भी जानते थे कि ये चेंजेज हमारे ही राज्य में है, बाकी दुनिया में ऐसे चेंजेज नहीं हुए। तो उनको ये भी अच्छे तरीके से पता था। तो भारत में क्या था, ग्रीक, यूनान और रोम में इटली के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व 50 से व्यापारिक संबंध, तो भारत के साथ की एक संबंध बताई जा रही है कि यूरोप की संबंध पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि मतलब वही यूरोपीय लोग आए तभी भारत के साथ संबंध हो रहा, पहले भी थी। यूनान के साथ हमारी संबंध रही, रोम के साथ हमारी संबंध रही, व्यापारिक संबंध रही हमारी, ख़ासतौर से मुगलों का भी रहा और पिछले जो बड़े बड़े जो हमारे शासक रहे उन लोगों का भी रहा था। तो क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व 50 से व्यापारिक संबंध थे। मतलब जो क्रिश्चियन युग था, जो पादरियों का जो एक वर्चस्व हुआ करता था, उस युग से ही हमारे संबंध थे यूरोप देशों के साथ। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के नया मार्केट और नए रॉ मटेरियल की खोज में जो है एक नई तरीके से जो है नई पहलू की शुरुआत कर दी। चीन और एशिया अन्य हिस्सों में संपर्क बेहद प्राचीन थे। जाहिर सी बात है, चीन भी काफ़ी प्राचीन है और हमारे देश भी जो है ये सब कॉन्टिनेंट है ही प्राचीन, बड़ा ही प्राचीन और बड़ा ही रहस्यमय है, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहा। मार्को पोलो सबसे पहले 1255 से 1324 तक जिंदा रहा। तो चीन की यात्रा की थी और वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। तो ये यूरोपी था और जो उन्होंने लिखा ये काफ़ी मतलब आकर्षित किया इस कॉन्टिनेंट के बारे में। पूर्व के बेशुमार धन संपदा, मतलब इस जाहिर सी बात है हमारी जो एशियन सब कॉन्टिनेंट थी काफ़ी रईस थी, काफ़ी अमीर थी और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों को लालसा में वृद्धि की। यूरोपियों को लोगों को लगता था कि यहाँ पर धन संपदा और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है और फिर इस लालच में जो है इन लोगों को आकर्षित किया इन इलाकों को जो है मार्केट बनाने के लिए। तो इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर। तो इटली का पूर्व देखो, एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का मतलब एक ही कंट्री का अधिकार प्राप्त हो गया, किसी दूसरा व्यक्ति वहाँ पर कोई दूसरा नहीं आ सकता। अगर आएगा तो उनके साथ जो है उनका लड़ाई हो जाएगी। तो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक और तुर्की लाया गया। मतलब एक मार्ग था रास्ते के द्वारा जो लाया गया था। तो ये कहाँ से था, ईरान के होते हुए तुर्की तक लाया गया। तुर्की तो यूरोप में ही है, ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचाया जाता था। और दूसरा रास्ता था जल मार्ग। तो जल मार्ग जैसे ऐसे था कि मार्गों से जेनोवा और वेनिस पहुँचाया जाता था। मतलब इनसे क्या होता था, सॉरी मैंने गलती करा था। ये जल मार्ग के माध्यम से जो है तुर्की पहुँचाया जाता था और जो स्थल मार्ग थे इनके माध्यम से जो है जेना यानी कि वेनिस पहुँचाया जाता था, वेनिस, ठीक है। तो एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था। अब एक रास्ता और है मिस्र के रास्ते से, जो कि एक सुएज नहर बन गया। तो 7000 किलोमीटर जो है कम पड़ने लगा हमारा यूरोप। अगर जाएंगे समुद्री रास्ते से तो यूरोप जाएंगे, सुएज नहर होकर के अगर पास करेंगे तो 7000 किलोमीटर जो है फासला कम हो जाएगा। तो मिस्र से भी जो है वो सुएज नहर वाला जो वहाँ का जो हिस्सा है वहाँ पर पहले नहीं बना हुआ था, तो उससे जब कट के आते थे तो काफ़ी लंबा टाइम होता था। अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, मतलब अगर मेरी टाइम से अगर लेके गए तो पानी के रास्ते से। तो इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों को जोड़ा गया था। तो उत्तर मतलब बाद के मध्यकाल की बात है कि विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ। मतलब विचारों का भी एक प्रस्फुटन चल रहा था पढ़े लिखे लोगों के बीच में। और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं से इनका स्पष्ट अभिव्यक्त हो गया। व्यापारियाँ, व्यवसायी और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। अब जो पादरियों का जो वर्चस्व हुआ करता था उनके जगह पर व्यापारियों का, व्यवसायियों का, बैंकरों का, ये सब जो है वर्चस्व जो है का निर्माण हो गया। और यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हो गया। तो पुनर्जागरण के उद्गम स्थल रहा व्यापारी इटली ही रहा, ठीक है, 11वीं से 12वीं शताब्दी से। और यूरोपीय देशों के कलात्मक और विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिसके बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों के सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। तो इटली एक बहुत बड़ा मार्केट था जो यूरोपीय देशों के लिए पूरा जो है कहले की सप्लाई का चेन बना करके रखता था। तो यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के अधिकार को तोड़ना चाहते थे। अब जाहिर सी बात है, अब पूर्व के साथ यानी कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ केवल इटली का ही जो है व्यापार था, किसी और देश का व्यापार नहीं था। तो बाकी यूरोप के देश चाहते थे इटली का एकाधिकार जो भारत के साथ जो व्यापार का है, भारत और चाइना के साथ, तो ये इस एकाधिकार को तोड़ा जाए। तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने वाले वैकल्पिक मार्गों को खोज रहे थे। और यही था 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि उसके बहुत ही लास्ट में
केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली समुदाय हुआ जिन्होंने भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया और खोजियों को वित्तीय मदद से मुहैया किया। पुर्तगाल और स्पेन के ऐसे देशों में प्रमुख है। यानी कि ये अब जो इटली के एकाधिकार को तोड़ने के लिए, पूर्व के एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए एक ऐसे टोली खड़ी हो गई, ठीक है, खासतौर से पुर्तगाल से और स्पेन से, जो 15वीं और 16वीं शताब्दियों के मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेज़ी से विकसित हुआ और नक्शा बनाया कि कैसे सफ़र किया जाता है, जोग्राफिया का नक्शा बना लिया और कंपास वगैरह बना लिया सफ़र करने के लिए, रास्ता मालूम करने के लिए। खगोलीय प्रेक्षणशाला, बारूद इत्यादि जैसे प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजों को अत्यधिक सहायता दी और इस प्रकार पुनर्जागरण का क्या हो गया, अभ्युदय हुआ और कृषि में निवेश कम में लाभ वाला सिद्ध होने लगा और कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति, विस्तार और की धुन संपदा शुरू हो गई। तो ये था हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट भी हम लेकर आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, एक ही बात नहीं होगा, है कि नहीं। तो दूसरा वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।